नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश चक्रवाल। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा प्रधानमंत्री के जंबो मंत्रिमंडल की और उसके जरिए साधे जाने वाले उस राजनीति की जो कि निश्चित तौर पर चुनावी राज्य में जाने वाले प्रदेशों में साधी गई है। बिहार में और महाराष्ट्र को लेकर संभवतः मोदी सरकार ने कुछ जल्दबाजी कर दी है, क्योंकि जिस तरह से सबसे पहले अजीत पवार ने मंत्रिमंडल को लेकर जिस प्रकार मोदी सरकार की आलोचना की, इसके बाद एकनाथ शिंदे के उपस्थित में उनके मुख्य सचेतक ने जिस प्रकार कैबिनेट मंत्री के पद को लेकर सवाल या निशान लगाए, उसने ये तय कर दिया कि देर सबेर ये जो मोदी सरकार ने जिन पार्टियों को विभाजित किया था वो अपने मूल संगठनों में लौट सकती। हालांकि 72 सदस्यीय इस मंत्रिमंडल में भाजपा के कई नए चेहरों को जगह मिली, पुराने चेहरों को बाहर किया गया, कुछ जीते लोग भी बाहर किए गए और कुछ हारे लोगों को भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी रणनीति के तहत मंत्री बनाया। एनडीए के सहयोगियों को क्या मिला, ये सब आपको जानकारी हो ही गई होगी। जिस प्रकार संसदीय दल की बैठक में नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी के चरणों का स्पर्श किया, वो निश्चित तौर पर एक समर्पण था। उसकी ही झलक उनके चुनावी बंटवारे में दिखाई दी, जहां मात्र उन्हें उनके वरिष्ठ मंत्री को पशुपालन और मछली पालन जैसा विभाग दिया गया, जबकि केवल एक सांसद वाली हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी कि हम के जीतन राम मांझी को एमएसएमई जैसे महत्वपूर्ण विभाग का कैबिनेट मंत्री बनाया गया। उधर टीडीपी को भी खास अहमियत अभी तक देती हुई नहीं दिखाई दी है, क्योंकि जिस प्रकार टीडीपी के चंद्र नायडू ने अपने ज़रूरतों के अनुसार मोदी जी से रिक्वेस्ट की होगी, तो प्रधानमंत्री मोदी चतुर राजनेता हैं, उन्होंने तय कर लिया कि ये भी कहीं बाहर जाने वाले नहीं हैं, तो मंत्रिमंडल विस्तार में भी उनके राय को कोई खास तवज्जो नहीं मिली और काम चलाओ विभाग दे दिए गए, क्योंकि वो ज़रूरी था। 2 वर्ष जो केवल ये जम्बो मंत्रिमंडल मैंने इसलिए कहा क्योंकि 2 वर्ष के अपनी चुनावी काल में मोदी सरकार ने इतना बड़ा मंत्रिमंडल नहीं बनाया। वो उनकी बहुमत की मजबूरी हो सकती है, लेकिन जिस तरह से टीडीपी के लोकसभा अध्यक्ष के पद को मांगने को लेकर उन्हें आंध्र प्रदेश तक सीमित करने, आंध्र प्रदेश का पत्ता खेलने, यहाँ तक कि उनके घर तक घेरने के लिए जिन पुरंदेवी जो कि नायडू की रिश्ते में साली लगती हैं और बीजेपी से सांसद हैं, को
लोकसभा अध्यक्ष बनाने के लिए जिस प्रकार उनका नाम आगे चलाया जा रहा है, तो उससे ऐसा महसूस होता है कि नायडू को भी वहीं तक सीमित करने की व्यवस्था नरेंद्र मोदी ने कर ली। जिस तरह उन्होंने सहयोगियों को सस्ते में निपटाया, उससे तो ऐसा महसूस होता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी हार से कोई भी सबक नहीं सीखा, क्योंकि अटल जी के में एनडीए काल में अच्छे अच्छे विभाग अपने सहयोगियों को दिए गए थे और बहुत अच्छी तरह वो सरकार चली थी। ये बात अलग है कि उसकी वापसी नहीं हो पाई, इनके अन्य कोई कारण रहे होंगे, लेकिन जिस तरह से इस तीसरे काल में नरेंद्र मोदी काम करते हुए दिख रहे हैं, उससे ये माना जा रहा है कि मेरे ख्याल से लोकसभा अध्यक्ष बनते ही मोदी पूरी रौ में आ जाएंगे और जैसा कि पिछली सरकार की कार्यकालों में उन्होंने सरकारी जांच एजेंसियों के सहारे विपक्ष को परेशान करने का तरीका निकाला था, वैसा ही तरीका अब निकाला जाएगा, क्योंकि कई प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और जो इसी साल के अंत तक होने हैं। निश्चित तौर पर वहाँ भारतीय जनता पार्टी इन्हीं सरकारी एजेंसियों के सहारे अपनी रणनीति को साधेगी और जो बहुमत के लिए जो अभी अपने सहयोगियों पर निर्भर रहना पड़ रहा है, संभवतः उनके भी पर कतरे जाएंगे, क्योंकि मंत्रिमंडल के गठन में मोदी ने यह दिखा दिया कि उन्हें सहयोगियों की आकांक्षाओं की कोई भी परवाह नहीं है। मैंने पहले ही आपको बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब वे मुख्यमंत्री भी थे तो उन्हें कोई भी गठबंधन सरकार चलाने का अनुभव नहीं है, ना वो इस माध्यम में रहते हैं कि उन्हें किसी की बात माननी है या किसी की इच्छाओं का सम्मान करना है। वह पूर्ण बहुमत की सरकार अपनी शर्तों पर चलाते रहे हैं। संभवतः इसी तरह वो तीसरे काल में आचरण करेंगे। लेकिन दूसरी ओर उनके लिए एक खबर अपने ही मातृ संगठन आरएसएस की ओर से आई है, जिसने कि उनको असहज स्थिति में ला दिया है। जिस मणिपुर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी मां कहने से भी परहेज कर रहे थे, आरएसएस के संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मणिपुर के खराब स्थिति के लिए अपरोक्ष रूप से सरकार को घेरा और उन्हें राजधर्म की याद दिलाई। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि 1 साल हो गया है और अभी भी मणिपुर अशांत है। हाल ही में हुए चुनावी काल में जिस प्रकार प्रधानमंत्री ने कई बार मर्यादाएं तोड़ी, उसको लेकर भी संघ प्रमुख ने नरेंद्र मोदी की चुनावी रणनीति को कटघरे में खड़ा किया और उन्होंने कहा कि सेवक को कभी अहंकार नहीं होता, क्योंकि नरेंद्र मोदी खुद को प्रधान सेवक करते और जिस तरह का उनका आचरण 10 सालों में रहा है कि मैं, मेरा और मोदी की गारंटी, तो उसको लेकर संभवतः संघ प्रमुख ने सवालिया निशान खड़े किए हैं, जो कि न सिर्फ असहज स्थिति में उन्हें खड़ा करेंगे, बल्कि जो तीसरे काल में बहुमत से दूर रही है बीजेपी, उसको लेकर भी संघ का क्या नज़रिया रहा है, वो बात
संघ प्रमुख के उद्बोधन में परिलक्षित हो रहा है। और जिस प्रकार उनके ट्रोल आर्मी के अमित मालवीय को संघ के ही एक कार्यकर्ता बंगाल के शांतनु सिन्हा ने कटघरे में खड़ा किया और उन पर महिलाओं के शोषण के आरोप लगाए, निश्चित तौर पर उसने अभी शुरुआती काल में ही प्रधानमंत्री मोदी की असहज करने का काम किया है। निश्चित तौर पर ये दोनों बातें संभवतः इस पर सवालिया निशान भी शिंदे गुट के संजय राउत ने लगाया है, अरे शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के, और उन्होंने कहा कि अभी तक आखिर संघ प्रमुख इन मुद्दों पर चुप क्यों थे। मुझे ये महसूस होता है कि अचानक संघ प्रमुख की तलखी उस समय आई है जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनावी काल के दौरान ये बात कहा था कि अब उन्हें संघ की कोई खास ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो अब एक सक्षम संगठन हो चुके हैं। तभी से अचानक संघ और बीजेपी के मध्य तनातनी की खबरें निरंतर आ रही हैं। आज के ब्लॉक में बस इतना ही, लेकिन जिस तरह से संघ की नाराज़गी और प्रधानमंत्री मोदी का अपने सहयोगी के प्रति उपेक्षात्मक व्यवहार निश्चित तौर पर इस सरकार के स्थायित्व पर सवाल खड़ा करता है। अब देखना ये है कि प्रधानमंत्री मोदी क्या उसी तरह सरकार चलाते हैं जिस तरह की सरकार चलाने के वो आदी रहे हैं, या शुरुआती झटके से वो अपने सहयोगों को महत्व देने को तैयार होते हैं। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।